स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 30 मार्च 2025 को भारतीय सरकार ने मणिपुर में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्स्पा लागू करके यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता पर कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में हलचल मची हुई थी। मई 2023 से शुरू हुए संघर्ष में अभी तक 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 75,000 से अधिक लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर तक हो गए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को फरवरी 2025 में इस्तीफा तक देना पड़ा और इसके बाद राज्यपाल की रिपोर्ट पर मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब ऐसे संकट के दौर में केंद्रीय सरकार ने कठोर रवैया अपनाते हुए मार्च 30, 2025 को पूरे मणिपुर को एक बार फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है और डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के बाद यहां पे दोबारा से आफ्स्पा का प्रयोग शुरू कर दिया है। अब ऐसे में दोस्तों हमारे लिए यह जानना जरूरी बन जाता है कि आखिरकार ये आफ्स्पा है क्या, इसका इतिहास क्या है, मणिपुर में इसकी भूमिका क्या है और 2025 में जब ये फिर से लागू हुआ है तो पूरे के पूरे मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल कि आखिरकार आफ्स्पा है क्या। अब हम आफ्स्पा की बुनियादी परिभाषा देखेंगे, साथ ही इसके अंतर्गत मिलने वाली 4 से 5 मुख्य शक्तियों पर नजर डालेंगे, जैसे कि बिना वारंट के सर्च, बिना वारंट के गिरफ्तारी, जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार, कानूनी सुरक्षा और इम्यूनिटी आदि। आइए सबसे पहले इसका मूल देखते हैं। देखिए, आफ्स्पा 1958 में पास किया गया एक विशेष अधिनियम है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज यानी अशांत क्षेत्रों में तैनात सेना और अन्य सुरक्षा बलों को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। अब इस कानून के तहत सेना को बिना मजिस्ट्रेट वारंट की तलाशी लेने यानी कि सर्च करने, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और आवश्यक होने पर गोली चलाने तक का अधिकार मिलता है। साधारण दंगे फसाद से निपटने के लिए जो रेगुलर कानूनी प्रक्रिया होती है, आफ्स्पा उससे बहुत अलग है, क्योंकि यहां पे आर्म्ड फोर्सेस अपने खुद के विवेक से बल का प्रयोग कर सकते हैं और ये बल वो बिना पहले अनुमति लिए यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो बल जानलेवा ही क्यों ना हो। अब इतना ही नहीं, आफ्स्पा सुरक्षा बलों को कानूनी सुरक्षा इम्यूनिटी भी देता है। इन अधिकारियों के खिलाफ बिना केंद्र की सरकार की मंजूरी के केस या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब यह कानून असल में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बढ़ती उग्रवाद और असंतोष को दबाने के लिए बनाया गया था और बाद में जाके इसे हमने जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। अब आफ्स्पा को अक्सर उसके कड़े प्रावधानों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स संगठन ने इसे ड्रैकोनियन लॉ तक कहा है, क्योंकि इससे सैनिकों को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है और आम नागरिकों के जो अधिकार है उनका हनन बहुत ज्यादा संभव है। लेकिन दोस्तों फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार हर बार तर्क देती रही है कि जब तक किसी क्षेत्र में मिलिटेंसी और अशांति खत्म नहीं होती, आफ्स्पा जैसे कानूनों की वहां पे जरूरत बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए आफ्स्पा का इतिहास और उसका मिसयूज जानना बहुत जरूरी है। हम इस हिस्से में आफ्स्पा के 65 साल पुराने इतिहास और मिसयूज की कुछ उदाहरणों को कवर करेंगे। देखिए, आफ्स्पा का इतिहास लगभग 65 ईयर्स पुराना है। 1958 में यह कानून सबसे पहले असम और मणिपुर के डिस्टर्ब्ड एरियाज में लागू हुआ था, क्योंकि उस समय नागा अपराइजिंग और अन्य बागी गतिविधियां अपने चरम पे थी। आने वाले दशकों में इस एक्ट का जो दायरा था वो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य जैसे कि नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय तक बढ़ा दिया गया। अब 1980 आते आते दोस्तों मणिपुर में भी आफ्स्पा पूर्ण रूप से एनफोर्स्ड हो गया था, क्योंकि राज्य में अलग आवाज, राजनीतिक संगठनों का उभार, ये सब कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पे हिंसा बढ़ रही थी। अब लंबे समय तक आफ्स्पा की मौजूदगी ने कई गंभीर विवाद पैदा कर दिए। मणिपुर के मालोम गांव में नवंबर 2000 में असम राइफल्स के जवानों द्वारा 10 निर्दोष नागरिकों को बस स्टॉप पर गोली मार के मार दिया गया, जिससे मालोम मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस घटना ने पूरे देश को झंझोट कर रख दिया और मणिपुर की एक युवा सत्याग्रही आयरम शर्मिला ने इसके विरुद्ध 16 साल लंबी भूख हड़ताल भी शुरू की और उसकी मांग थी कि आफ्स्पा जैसे कानून को हटाया जाए। दोस्तों आयरम शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 2000 से 2016 तक बिना खाना खाए सिर्फ नसों में ड्रिप के सहारे अपना आंदोलन जारी रखा था। उनकी लंबी लड़ाई ने आफ्स्पा के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय बहस भी छेड़ दी थी। अब 2004 में एक और घटना ने सेना पर आरोपों को हवा दी। थंगजाम मनोरमा देवी नाम की 32 वर्ष की महिला को असम राइफल्स के जवानों ने रात के अंधेरे में उनके घर से गिरफ्तार किया और अगले दिन उनकी बुलेट रिडन लाश खेत में पाई गई। अब आरोप लगे थे कि उस गिरफ्तारी के बाद दुर्व्यवहार हुआ, उनके कपड़ों पर सीमेंट के निशान मिले और शरीर पर गोली के घाव थे, जो कि संकेत देते थे कि उनका बलात्कार हुआ है और उसके बाद उनको नकली मुठभेड़ में मार दिया गया। अब मनोरमा की मौत ने मणिपुर में लोगों का गुस्सा फोड़ दिया।
अब विरोध स्वरूप 12 मणिपुरी महिलाओं ने इम्फाल के कांगला फोर्ट पर नग्न अवस्था में प्रदर्शन करा। हाथों में उनके बैनर थे जिस पर लिखा था कि इंडियन आर्मी रेप अस, ताकि सेना की अत्याचारी हरकतों को दुनिया के सामने लाया जा सके। अब यह भारत के इतिहास के सबसे व्यथित करने वाले प्रदर्शनों में से एक माना गया। अब दोस्तों पूरी राजधानी में आफ्सपा के खिलाफ आंदोलन इतना तेज हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और इम्फाल म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र से आफ्सपा हटाने का फैसला सरकार को 2004 में आखिरकार लेना ही पड़ा। अब मणिपुर के अलावा अन्य राज्यों में भी आफ्सपा के दुरुपयोग की खबर आती रही। दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में आर्मी की गलती से 14 निर्दोष लोग मारे गए, जिसके बाद नागालैंड और मणिपुर दोनों जगह इस कानून को समाप्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी। आफ्सपा के कारण दोस्तों सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोर्ट में केस चलाना भी बहुत मुश्किल होता है और इस कानून की आड़ में फेक एनकाउंटर्स और मानवाधिकार का उल्लंघन के भी 1500 प्लस मामले मणिपुर में दर्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में कहा कि आफ्सपा होने का मतलब ये नहीं कि गैर कानूनी हत्याओं को अनदेखा किया जा सकता है और मणिपुर के 1528 इनकाउंटर केसेस की जांच का भी आदेश दिया। अब इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि आफ्सपा जहां एक और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया, वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग ने स्थानीय जनता का विश्वास सरकार पर कम किया। दोस्तों मणिपुर हमेशा से भारत के लिए एक सामरिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट राज्य रहा है, लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक से ही यहां अलगवादी और जातिगत तनाव चले आ रहे हैं। 1980 से मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके आफ्सपा यहां पे लागू किया गया, क्योंकि उस समय पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए, कांगलेपक कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि केसीपी जैसे अलगवादी संगठन यहां पे बहुत ज्यादा सक्रिय थे। अब 2004 की मनोरमा घटना के बाद केवल इम्फाल शहरी क्षेत्र से आफ्सपा हटाया गया था, बाकी 2004 से लेकर 2022 तक लगातार पूरा राज्य आफ्सपा के अंडर था दोस्तों। अब धीरे धीरे स्थिति सुधरने पर सरकार ने आफ्सपा का जो दायरा था उसको सीमित करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2022 में मणिपुर सरकार ने 15 पुलिस स्टेशन की बाउंड्रीज को डिस्टर्ब्ड एरिया से बाहर डिक्लेयर कर दिया था। मतलब इन इलाकों में अब इम्फाल के शहरी क्षेत्र के साथ साथ आफ्सपा को हटा दिया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में 70% इलाकों से आफ्सपा हटा दिया गया है, जो शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। लेकिन ये शांति दोस्तों ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 3 मई 2023 को एक एथनिक रैली से शुरू हुआ मीती और कुकी कम्युनिटीज के बीच का झगड़ा देखते ही देखते भयानक हिंसा में तब्दील हो गया, जिसने पूरे मणिपुर को दोहरी चिंगारी की तरह बांट दिया। अब इम्फाल वैली के मीती और पहाड़ी इलाकों के कुकीजो समुदाय के लोगों में पुरानी तनाव फिर से सरफेस पर आ गई है, जिसका फायदा अब इस साथ के नेशन जैसे कि म्यांमार और उसके जरिए चाइना और बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भी उठा रहा है। अब इस एथनिक हिंसा में 2023-24 के दौरान 260 प्लस लोगों की जान गई और हजारों घर जला दिए गए। हजारों लोग रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हो गए। लॉ एनफोर्समेंट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ठप हो गया और 10,000 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कायदे की गिरफ्तारी या केस परस्यू नहीं हो पाए। खुद राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर एक तरफा यानी कि पार्टीशन होने के आरोप लगे। उनके विरुद्ध आवाज उठने लगी कि वो मीती समुदाय के पक्ष में झुकाव रखते हैं और इसी के बीच उनकी एक फोन कॉल भी वायरल हुई थी, जिसमें वो पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दे रहे थे कि मीतीस को वहां से हथियार लूटने दीजिए और इसलिए दोस्तों शांति स्थापित करने में सब लोग नाकाम रहे। अब अगर हम स्पेसिफिकली बीरेन सिंह को ही देखें तो बीरेन सिंह ने आफ्सपा को इम्फाल वैली में वापस लगाने का विरोध किया था और सिर्फ पहाड़ी कुकी इलाकों में ही सेना को खुली छूट देने की मांग करी थी। अब इस असमानत व्यवहार की वजह से मीती घाटी के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे कि अरंबाई तेंगोल और मीती लीपुन और भी ज्यादा बेखौफ हो गए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अंत में केंद्रीय सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ा। फरवरी 2025 में दोस्तों लगातार दबाव के चलते सीएम एन बीरेन सिंह ने पद छोड़ दिया और 13 फरवरी को मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया। अब केंद्रीय सरकार ने सीधा राज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ताकि छिन्न भिन्न हो चुके शासन को पटरी पर वापस लाया जा सके। अब प्रेसिडेंट्स रूल के बाद तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आकलन किया कि बिना सेना के विशेष अधिकारों के ये क्राइसिस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार द्वारा पार्शियल आफ्सपा वापसी के बाद भी जब शांति नहीं बनी तो केंद्रीय सरकार ने 30 मार्च 2025 को फिर से पूरा मणिपुर सिर्फ 13 थाना क्षेत्र को छोड़कर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके उसमें आफ्सपा 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया था कि 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 महीनों तक कानून राज्य में लागू रहेगा और जब तक मणिपुर में स्थिति सामान्य ना हो इसे नहीं हटाया जाएगा। यानी अब मणिपुर के लगभग हर कोने में फौज को खुली छुट्टी है कि वो बंदूक उठाकर असामाजिक तत्वों से निपट सके। सरकार ने यह कदम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए उठाया है और इस बात पर और जोर दिया है कि पिछले रिव्यू में जो वायलेंस के नए इंसिडेंट सामने आए उन्होंने आफ्सपा वापस लगाने पर सरकार को मजबूर कर दिया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम आफ्सपा की वापसी का असर देखें तो देखिए मणिपुर का जो भविष्य है अब वो आफ्सपा के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा।
अब अगर हम बात करें आफ्सपा के दोबारा लागू होने के संभावित असर और आने वाली भविष्य की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह उठता है कि मार्च 2025 में फिर से आफ्सपा लगने से मणिपुर की दृष्टि कितनी बदलेगी। देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो उम्मीद है कि इससे सुरक्षा बलों का हाथ जो है वो और मजबूत होगा और राज्य में कानून का राज फिर से स्थापित करने में तेजी आएगी। अब प्रेसिडेंट्स रूल और आफ्सपा के कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है कि अब सेना और सेंट्रल फोर्सेस किसी भी राजनीतिक दखल के बिना सीधे कठोर एक्शन ले पाएंगे। अब वास्तु विकार के तौर पर आफ्सपा वापस लगते ही पहले से ही सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। कई जगह छापे मारकर हथियार बरामद किए गए और मिलिटेंट्स को भी हिरासत में लिया गया। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में 3 हार्डकोर मिलिटेंट जिसमें प्रीपैक प्रो और केसीपी के सदस्य हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो आतंकियों को इलीगल सिम कार्ड्स भी सप्लाई कर रहा था। अब यह कार्रवाई दिखाती है कि अब फौज बिना देरी के हर उस नेटवर्क को तोड़ रही है जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। सबसे बड़ी चुनौती है उन हजारों बंदूकों और बारूद को वापस लेना जो इस संघर्ष के शुरुआती दिनों में पुलिस आर्मरी से लूट लिए गए थे। दरअसल दोस्तों, शुरुआत में जब दंगे भड़के थे तब दोनों ग्रुप्स ने थानों और सुरक्षा छावनियों पर हमला करके यहां पे राइफल्स, एलएमजीज, कार्बाइन जैसे हथियार लूट लिए थे। अब ये हथियार आज भी दोनों कम्युनिटीज के एक्सट्रीम तत्वों के पास हैं। अब आफ्सपा के रहते दोस्तों पूरी सेना ताकत से कॉम्बिंग ऑपरेशंस को चलाकर एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स द्वारा लूटे गए हथियार वापस इकट्ठे करने की मुहिम चला सकती है। अब केंद्र सरकार का मानना है कि बिना सभी ग्रुपों को निशस्त्र यानी कि डिसआर्म किए शांति मणिपुर में लाना असंभव है और इसीलिए आफ्सपा इन्फोर्स करके तुरंत अगला कदम यह होगा कि आरंबाई तेंगोल, मीती लिपुन जैसे मीती मिलिशिया और कुकी योद्धा ग्रुप सभी से हथियार छीनकर उन्हें बेअसर किया जाए। दूसरा, इन ग्रुप्स को तुरंत डीमोबिलाइज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि वहां पे दोबारा वायलेंस ना भड़के। अब ये 2 बड़े कदम दोस्तों, जिसमें सबसे पहले उन्हें डिआर्म करना और दूसरा उन्हें डीमोबिलाइज करना, ये तभी पॉसिबल हैं जब राज्य सरकार का इस सारे फील्ड में हस्तक्षेप ना हो। अब इस पूरी कार्रवाई का असर दोस्तों सिर्फ मणिपुर के आंतरिक शांति पर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध जैसा माहौल है जिसका प्रभाव मणिपुर पर भी पड़ सकता है। अब केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट कहा है कि म्यांमार से होने वाले अवैध प्रयास और हथियारों की घुसपैठ ने मणिपुर के संकट को हवा दी है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद 2024 में स्वीकार किया था कि म्यांमार बॉर्डर से हो रहे इलीगल इन्फ्लक्स इस करंट स्ट्राइफ की जड़ है और सरकार इसलिए तेजी से बॉर्डर फेंसिंग और फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने जा रही है। दोस्तों, आफ्सपा के तहत फौज बॉर्डर एरियाज में और सतर्क तरीके से ऑपरेशन चला पाएगी जिससे पड़ोस से होने वाली घुसपैठ पर भी लगाम लगाने में सरकार को मदद मिलेगी। यानी एक तरफ अंदरूनी तनाव कम होगा तो दूसरी तरफ बाहरी सरहद पर भी मजबूती से पहरा बढ़ेगा। अब ये दोनों पहलू मणिपुर को स्थिर यानी कि स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए यह भी जानना जरूरी बनता है कि ऐसे में प्रेसिडेंट रूल और आफ्सपा जब दोनों एक ही वक्त पर इंपोज हो गए हैं तो वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, एक तरफ जहां बहुत से लोग खास करके हिंसा से पीड़ित परिवार इस कदम को आशा की नजर से देख रहे हैं, कुछ स्थानीय संगठन इसे लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ भी मानते हैं। जैसे ऐसे में कोकोमी यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी जैसी मेती संगठनों ने प्रेसिडेंट रूल का विरोध करते हुए इसे अनडेमोक्रेटिक और राजनीतिक चाल करार दिया है। अब उनका आरोप है कि बिना विकल्प तैयार किए सीएम को हटाकर केंद्र ने जनता के मत का अपमान किया है और यह कदम मणिपुर को और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है। कोकोमी ने यह भी कहा कि आफ्सपा और प्रेसिडेंट्स रूल लगाना उन ग्रुपों की मांग थी जिससे वो सेपरेटिस्ट मानते हैं, इसलिए उन्हें संदेह है कि कहीं केंद्र ने एक तरफा एक्शन तो नहीं ले लिया। हालांकि केंद्रीय सरकार ने इन आरोपों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उनके लिए अनिवार्य था। अब ऐसे में गवर्नमेंट साइड का आर्ग्यूमेंट यह है कि प्रेसिडेंट रूल मणिपुर पे थोपा नहीं गया बल्कि वहां पे स्थिति ऐसी आ गई थी कि असेंबली को सेशन तक बुलाया नहीं जा सकता था, जिसे देखते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लाजमी हो गया था। अन्यथा महिलाओं और बच्चों पर हो रही अत्याचारी घटनाओं और एथनिक हिंसा को रोक पाना असंभव हो जाता। अब सरकार का मानना है कि मणिपुर अब एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, पर इन कड़े कदमों के जरिए वो जल्द ही इस मुसीबत से बाहर आएगा और फिर से विकास की राह पर लौटेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज ने भी हाल ही में यह कह के आश्वासन दिया कि मणिपुर का यह कठिन दौर जल्द ही समाप्त होगा और राज्य फिर से खुशहाल होगा। अब इस आशा के साथ पूरी कौम इस फैसले की ओर देख रही है। अब दोस्तों, फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो देखिए, आफ्सपा का मणिपुर में दोबारा लागू होना एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाला फैसला है। एक तरफ यह राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिखाता है, तो दूसरी तरफ यह आम लोगों के लिए एक नई सुबह की उम्मीद भी लेकर आता है जहां खौफ और अशांति का अंत होगा। अब इस डिस्कशन से साफ होता है कि आफ्सपा एक ऐसा हथियार है जिसके अपने फायदे और खामियां दोनों रहे हैं,
जहां इसने सेना को बल देकर देश विरोधी तत्व को कुचलने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं कुछ सिपाहियों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, जिससे बेगुनाहों को तकलीफ पहुंची है। अब दोस्तों 2025 में मणिपुर जैसे संकटग्रस्त राज्य में इस कानून को वापस लाना एक असाधारण परिस्थितियों का रिजल्ट है। फिलहाल देशभक्ति और राष्ट्रवाद जज्बे से भरपूर लोग इस मूव को कठोर समय में कठोर कदम जरूरी है वाली बात समझ रहे हैं। सरकार, सेना और देशवासी अब एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं कि मणिपुर में फिर से अमन चैन आ जाए। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो आफ्सपा की वापसी मणिपुर की ट्रैजेक्टरी को बदल सकती है और हम फाइनली मणिपुर में शांति, विकास और राष्ट्रीय एकता का एक नया दौर देख सकते हैं। देखिए, भारत की मिट्टी का यह अनमोल हिस्सा फिर से संदेश देगा कि हम एक हैं और हमारे होते देश के दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अब आपके इसके बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।